नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप कर चुके हैं, तो अब इसके बाद अब करेंगे अपन लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। माने जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है पहले नंबर पर, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब दो पदार्थ हैं, जो मान लीजिए एक पदार्थ ए है अपना और एक पदार्थ बी है, जब दोनों पदार्थ आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो नए पदार्थ का एक निर्माण होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अपन को समझ में आया। अब इसके बाद है ना, अपन क्या करेंगे, एक और बार अगर समझना चाहें तो अपन समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, माने दो पदार्थ आपस में या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो जब आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोनों के संयोग से क्या हुआ, एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अब इसका अपन उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। इसकी क्रिया किससे हुई, H2O यानी जल से हुई। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किस चीज का ये निर्माण हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। साथ में क्या हुई, ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, तो ये अपनी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल की आपस में क्रिया कराते हैं तो एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ ही साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसके बाद अगला अपन माने ये पढ़ें कि क्या लिखा है, तो चलो ये देखते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब ये बुझा हुआ चूना क्या है और बिना बुझा चूना क्या है, तो जो अपना CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किसका सूत्र है, बिना बुझे चूने का। बिना बुझे चूने का। अब ये बिना बुझा चूना क्या है, आप मार्केट में देखते हैं जब आपको दीपावली के समय सफाई के लिए, पेंट करने के लिए चूने पत्थर की आवश्यकता होती है। जो बाजार में मिलने वाला चूना पत्थर है वो यही है, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और जब अपन को सफेदी करना रहता तो पहले अपन इस चूने पत्थर को क्या करते, बुझाते हैं, यानी जल से क्रिया कराते हैं। यानी मान लीजिए एक पात्र है अपना, क्या है, पात्र। अपन को दीपावली की सफाई करना है तो अपन को पेंट करने के लिए जो चूना चाहिए वो कैसे प्राप्त होगा, अपन क्या करेंगे, एक पात्र में, एक बाल्टी में क्या करेंगे, जल भर लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, बिना बुझे चूने का चूना पत्थर है, माने बिना बुझा चूना है, उसको अपन डालेंगे। तो ये चूना पत्थर को अपन क्या करेंगे, डालेंगे। अब इसको डालने से क्या होगा कि ये जब जो बिना बुझा हुआ चूना पत्थर है ये जल से क्रिया करेगा तो आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब इसकी जल से क्रिया कराते, जब अपन चूने पत्थर को घर में डाल दें तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। बाद में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आया बच्चों समझ में आपको। तो जब ये है ना, अपन ये इसको सबसे पहले अपन ने क्या किया, जल में बिना बुझे चूने को डाले, यानी चूना पत्थर को डाला अपन ने उसमें, तो एक रिएक्शन हुई, माने बिना बुझे चूने पत्थर की किससे,
जब बिना बुझे चूने की किससे क्रिया हुई, जल से क्रिया हुई, तो किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। और ये क्या है, ये क्या है, बुझा हुआ चूना। तो यही बात कही जा रही है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए अपन की घर की एक दीवार है, दीपावली का समय है, अब इसको सफाई करना है, फिर इसको पेंट करना है, तो अपन ने वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एक पात्र लेंगे, उसमें जल भरेंगे, उसके बाद बाजार से लाए हुए चूने पत्थर को इस जल में अपन सावधानी पूर्वक डाल लेंगे। अब ये जो चूना पत्थर है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, वो इस जल से क्रिया करके किस चीज़ का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देते हैं, अपन पेंट कर देते हैं, किसमें, दीवार में अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परत चढ़ा दी यानी पेंट कर दिया। अब कुछ समय पश्चात जब देखो कमरा है, कमरा की जो दीवार है, तो कमरे में वायु भी उपस्थित है। अब जब क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी यानी CO2 उपस्थित होगी, कार्बन डाई गैस उपस्थित होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो पुताई की गई है, अपनी जो पेंट किया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अब ये CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। किस चीज़ का निर्माण करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत चमकदार होता है, इसलिए इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। आया बच्चों समझ में कि अपन पेंट उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब अपन बुझे हुए चूने का अपन पेंट करते हैं अपने दीवारों पर, तो ये कुछ समय पश्चात जब ये बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, किससे क्रिया कर लेता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कर लेता है। तो किस चीज़ का निर्माण करता है, अपना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो चमकदार होती है, जिसके कारण क्या होता है कि अपनी जो दीवारें हैं वो चमकदार दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट है। किसका सूत्र है रासायनिक, किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों, अब है ना संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण, माने कई और उदाहरण आपने एक तो देख लिया, अब और उदाहरण क्या है, कोयले का दहन। क्या है, कोयले का दहन। कोयला क्या है अपना, ये कार्बन है, कार्बन की क्रिया दहन के लिए आवश्यकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो कार्बन की क्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, तो किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यानी CO2 का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एक और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये क्या है, कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो संयोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दो पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए किस अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसी प्रकार ये जल का निर्माण वाली भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा। किसी चीज की, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है
उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो अपना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा यह है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी मान लीजिए एक पदार्थ अपना ए है और दूसरा पदार्थ बी है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगी तो एक नए उत्पाद का निर्माण किया, मान लो यह सी है तो सी उत्पाद अपन को प्राप्त हुआ, साथ साथ उत्पाद के साथ अपन को क्या प्राप्त हुई, ऊष्मा प्राप्त हुई, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसके अपन उदाहरण देखते हैं। आपको आया ना समझ में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो। क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो या उत्सर्जन होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अपन इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए CH4 यानी CH4 किसका सूत्र है, मीथेन का है। तो मीथेन की क्रिया किससे कराई गई, ऑक्सीजन से क्रिया कराई गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ, साथ ही साथ ऊर्जा या ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखें, C6H12O6 एक किस चीज का सूत्र है, ग्लूकोज। किसका है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाई गैस प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला उदाहरण है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो अपनी श्वसन प्रक्रिया है वो भी कैसी है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर, क्या होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आया बात बच्चों समझ में। और अभी अपन ने संयोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसलिए इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए पढ़ते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी देखो ये जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अपोजिट है, विपरीत है। मतलब क्या कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जबकि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, देखो नाम से ही समझ में आया है, शोषी यानी ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो वही अभिक्रिया की परिभाषा है ये वाली, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। आए बात बच्चों समझ में। इसका उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, माने दी जा रही है, निकल नहीं रही, उत्सर्जन नहीं हो रही, दी जा रही है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं अथवा छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में विभक्त हो जाते हैं अथवा छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी मान लीजिए एक पदार्थ अपना ये है, अब ये अपने टूट गया, माने अपने भागों में, कई भागों में विभक्त हो गया। मान लीजिए किस भागों में टूट गया, मान लीजिए A1,
A2 A3, ये 3 भागों में विभक्त हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए, चलो ये नहीं समझ में आए, मान लीजिए अपने पास कितने 12 केले हैं। कितने केले हैं? 12 केले हैं। और बच्चे हैं 4। कितने हैं? बच्चे हैं 4। तो अपन क्या करेंगे, अब चारों बच्चों को केले चाहिए। क्या चाहिए? चारों बच्चों को केले चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सब बच्चों को 3-3 केले दे देंगे। सब बच्चों को क्या करेंगे? 3-3 केले देंगे। माने 3-3 भाग, पहले एक केला का गुच्छा था, माने 1 दर्जन केले लाए तो पूरा गुच्छा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको तोड़ तोड़ कर 3 से दे दिए, 3 से दे दिए, 3 से दे दिए, 3 से दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि आपस में बट गए, माने वियोजित हो गए। इसी प्रकार यह परिभाषा कही जा रही है वियोजन अभिक्रिया की, कि एक अपने पास है मान लीजिए 12 केले, जिस प्रकार इसी प्रकार एक पदार्थ है अपने पास, उस वह पदार्थ अपने अब छोटे छोटे भागों में टूट गया। जैसे ये 3-3 भागों में टूट गए ना, बट गए आपस में, ऐसे ही माने 3-3 केले बांट दिए चारों जनों को। इसी प्रकार ये जो पदार्थ है ये 3 भागों में, 4 भागों में, माने अपने छोटे छोटे भागों में क्या गए? टूट गए। एक पदार्थ नया बन गए, एक जे टूट गया, एक जे टूट गया। इसका मतलब है कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। चलिए अपन उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए जो फेरस सल्फेट है, क्या है? फेरस सल्फेट है, इसका विलयन है, माने फेरस सल्फेट है, उसको क्या किया? विभक्त किया इसमें फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में और SO3 में। इनको क्या किया? विभक्त कर दिया। जिससे मान लो ये पूरा एक पदार्थ था अपना, ये पूरा पदार्थ था, ये कितने भागों में बांट दिया? इन 3 भागों में बांट दिया। इसलिए यह अपन कौन सी परिभाषा कहेंगे, अपन इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है? कौन सी अभिक्रिया हुई है बता सकते हैं आप? हाँ, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई है? वियोजन अभिक्रिया हुई है। आया समझ में बात बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक पदार्थ होता है वो कई पदार्थों में, अपने ही कई पदार्थों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इस विभक्त होने के कारण अपन कह सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया हुई है? वियोजन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये अपना जो फेरिक सल्फेट है वो क्या हुआ? विभक्त हो गया। क्या हुआ? विभक्त हो गया। चलिए अपन इसका अगर नाम लिखना चाहें तो लिख दीजिए, आपको जिसमें पता रहे किसका यौगिक का सूत्र है। तो ये अपना FeSO4 किसका है? फेरस सल्फेट। किसका है? फेरस सल्फेट। और ये Fe2O3 किसका है? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और बाकी ये सब गैस रूप में है, बाकी ये सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड। और यहाँ क्या दी गई है? ऊष्मा दी गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो थोड़ा सा ये नोट रह गया है, अपन इसको समझते हैं। पहला नोट क्या है? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस किस चीज की? देखो, वियोजन अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मान जैसे अभिक्रिया में ताप की, लेकिन और किस किस की जरूरत हो सकती है? तो इसके बाद ये कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? ऊष्मा के द्वारा, क्या? ऊष्मा के द्वारा हुई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी जैसे मान लो ये जो ऊष्मा दी गई ना, इसलिए ऊष्मा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया हुई, इसलिए ये भी उदाहरण किसका होगा? ऊष्मीय वियोजन का। आपको समझ में आया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसका वियोजन किसके द्वारा हुआ है? ऊष्मा के द्वारा हुआ है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। आया बच्चों समझ में? हो सकता है वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति के कारण हो सकता है विद्युत ऊर्जा के कारण हो, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अपन कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया जब यदि ऊष्मा के कारण होती तो वियोजन अभिक्रिया है, नहीं तो सिंपल वियोजन अभिक्रिया तो वही है कि जब एकल उत्पाद जो है वो टूट कर अलग अलग भागों में बंट जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया है लेड नाइट्रोजन का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। यानी जो एक लेड नाइट्रोजन यौगिक है उसका तापन करेंगे, यानी उसको ऊष्मा देंगे, तो उससे क्या है? किस चीज का उत्सर्जन होगा? किस चीज का? माने कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चलिए इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए एक है ना ये पृष्ठ है, इस पर क्या है? एक बर्नर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बर्नर रखा हुआ है। इस बर्नर में क्या होता है? आग निकल रही होती है। ये क्या है अपनी चीज? बर्नर है। क्या है? बर्नर।
क्या है, बर्नर। अब इसमें क्या किया है, एक परख नली ली गई है, इसको ऊपर क्या ली गई है, एक परख नली ली गई है, इसको चिमटी के माध्यम से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। चिमटी के माध्यम से क्या हुआ है, बांधा हुआ है और पकड़े हुए हैं। और इसमें क्या भरा हुआ है, लेड नाइट्रोजन भरा हुआ है। लेड नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये होता है लेड नाइट्रोजन का सूत्र। ये लेड नाइट्रोजन यहाँ पर रखनाली में भरी हुई है, तो इससे को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, माने बर्नर के द्वारा से गर्म करते हैं, ताप को देते हैं। देखो आपको टॉपिक में ही समझ में आ रहा हो क्या लिखा है हेडिंग में कि लेड नाइट्रोजन का तापन, माने जो अपना ये लेड नाइट्रोजन उसका तापन कर रहे हैं, यानी क्या दे रहे हैं अपन, ऊष्मा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसको जब गर्म करते हैं तो इससे एक गैस का निर्माण होता है, माने गैस उत्सर्जित होती है। या कौन सी गैस होती है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही तो अपन को पढ़ना था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो ऐसी गैस है ना निकलती है। आई बात बच्चों समझ में। अब ये देखो ये लिखा है भूरे रंग का उत्सर्जित धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, माने ये जो धुआं निकल रहा है ना, गैस निकल रही है, उसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग। कौन सा होता है, भूरा रंग होता है। आई बात बच्चों समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग परिवर्तन। अब क्या पढ़ना है अपन को, सिल्वर क्लोराइड का रंग परिवर्तन पढ़ना है अपन के लिए। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग परिवर्तन सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। चलिए अपन इसको समझते कैसे होता है क्रियाकलाप। मान लीजिए एक अपनी चाइना डिश है, एक प्लेट टाइप की होती है, प्लेट है अपनी, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, चाइना डिश है। इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। AgCl किसका सूत्र है, सिल्वर क्लोराइड का। किस चीज़ का है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये सिल्वर का क्लोराइड चाइना देश में रखी हुई है। अब अपने सूरज दादा हैं, कौन, सूरज दादा है, उनकी जो प्रकाश है वो निकल रहा है और इस पे आ रहा है। अब ये सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, इस चाइना देश पे पड़ रहा है, जो जिसमें क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा है। जब सूर्य की किरणें जब इस सिल्वर क्लोराइड में पड़ती हैं तो पहले ये सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, जो AgCl है वो किस रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है, यानी सफ़ेद रंग का होता है। और जब इसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये किस रंग में हो जाता है, धूसर रंग में हो जाता है। किस रंग में हो जाता है, धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये कारण किसके कारण होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के कारण होता है। मानिए जो AgCl अपन ने अभी वियोजन अभिक्रिया पढ़ी कि एक अलग पार्ट टूटकर अपने छोटे छोटे भागों में बंटता है, माने विघटित होता है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी कारण से जो AgCl जब अपने छोटे छोटे भागों में विघटित हो रहा है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, इसका रंग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है। श्वेत रंग से किस में पहुंच गया, धूसर रंग में पहुंच गया। आई बात बच्चों समझ में इसमें क्या हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।